दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसके आने वाले आईपीओ पे फ्रेंड्स। पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के बिजनेस पे कि ये कंपनी वास्तव में क्या करती है और किस तरह से इसकी रेवेन्यू और परफॉर्मेंस आजकल चल रहे हैं। और पूरी तरह से इस आईपीओ को एनालिसिस करने के बाद इस कंपनी के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बाद में वीडियो देखने के बाद ये बताइएगा कि आप इस आईपीओ में प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ में क्या करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी क्या है? ये कंपनी है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेबलाइजर्स। इट्स बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूड पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स। ये तीन प्रकार की चीजें आप देख लिए आप लोगों ने कि पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीवीसी एडिटिव एंड लुब्रिकेंट्स। Thus it operates in specialty chemicals and its products finds application in पीवीसी पाइप्स। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो पीवीसी पाइप्स जब लगाते हैं आप लोग घरों में देखते हुए लगाते होंगे, तो पीवीसी प्रोफाइल्स में, पीवीसी फिटिंग्स में, इलेक्ट्रिकल्स वायर्स में, केबल्स में, सीपीवीसी फ्लोर टाइल्स में और रिजिड जो पीवीसी फोम बोर्ड होता है और पैकेजिंग मटेरियल में इसके प्रोडक्ट्स इतनी जगह पे यूज हो रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? पीवीसी स्टेबलाइजर और सीपीवीसी एडिटिव और लुब्रिकेंट्स। अब यहां कुछ फंडामेंटल्स आप देखिए कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी कह रही कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ पीवीसी स्टेबलाइजर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स विद 13% मार्केट शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये एक स्ट्रेंथ कंपनी की है कि ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है और कंपनी इसके लिए हवाला दे रही क्रिसिल के रिपोर्ट का डोमेस्टिक मार्केट में। अमंग्स्ट द कंसीडर्ड पीयर्स इन द इंडस्ट्री, आवर कंपनी हैज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेवेन्यू कैगर। रेवेन्यू जो कैगर इन्होंने 2020-23 में रिकॉर्ड किया है वो 48% का रिकॉर्ड किया है और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है विद कैगर ऑफ 92% और इबिटा मार्जिन जो है 145% से और पैट मार्जिन 185% से 3 सालों में इंप्रूव हुई है फ्रेंड्स। तो ये एक जबरदस्त यहां कंपनी बताने की कोशिश करी, इसको आप लोग फिलहाल नोट करें। तो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव इनका सिग्निफिकेंटली हुआ है 2020 से 23 में 15% से 37% हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए जिसका ग्रॉस मार्जिन फ्रेंड्स इंप्रूव होता हो, तो ये भी आप ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज यहां पे पीवीसी स्टेबलाइजर्स आ केमिकल एडिटिव होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ पॉलीविनिल क्लोराइड बेस्ड प्रोडक्ट होता है जिसका कि एनहांस करने के लिए, परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए पीवीसी पाइप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि पीवीसी पाइप जहां जहां लगेगा इनके एडिटिव लगने ही लगने हैं। These stabilizers enhance the thermal stability of PVC by allowing it to withstand the heat without significant degradation or loss of physical property। तो यानी जब भी पीवीसी लगेगा तो इनका जो ये केमिकल है ये लगाकर ही लगना है। तो दे प्रिवेंट द डिस्कोलोरेशन, एम्ब्रिटमेंट एंड डिग्रेडेशन। यानी कुल मिलाकर के आप कहें कि ये कुल पीवीसी को खराब करने से और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाएगा और इसकी लॉन्गिविटी को बरकरार रखने में सफल रखेगा। इट ऑल्सो इंप्रूव्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी सच एज इट इंपैक्ट्स स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ओवरऑल आपकी पीवीसी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली रहेगी। अब आप पीवीसी जो प्रयोग हो रहा है उसको देखिए कहां कहां ये प्रयोग हो रहा है कि पोर्टेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, मेडिकल कंज्यूमेबल में, वायर केबल में। Traditionally, lead-based PVC stabilizers were commonly utilized for their stabilizing properties. However, concern regarding the potential health effects associated with lead have led to change the industry landscape. लेकिन इसको यूज करने के कारण जो है ऐसा लगा लोगों को कि लीड उसके अंदर जो है जाएगी तो स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए to address this concern, there has been a gradual transition towards the uses of calcium zinc based PVC stabilizer। कैल्शियम जिंक को वहां पे प्रयोग किया गया। अब कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर्स जो है ऑफर करता है एक अल्टरनेटिव एज दे आर प्रोवाइड इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन व्हाइल एलिमिनेटिंग द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद लीड। तो लीड को रिप्लेस किया गया और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कैल्शियम जिंक इसमें मिलाया गया। Calcium zinc stabilizers have gained popularity due to their improved environment and safety profile. We have also recognized the significance of this industry shift and have responded by gradually transition
transitioning from lead based PVC to calcium zinc based and calcium organic based stabilizers। तो ये इन्होंने एक परिवर्तन किया, एडजस्ट किया अपने आप को। अब इनका जो बिजनेस मॉडल, इसके बारे में ये कह रहे हैं कि आवर बिजनेस मॉडल इज एम्ड एट कंसिस्टेंटली एक्सपेंडिंग और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लगातार ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये बढ़ावा दे रहे हैं, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू कैटर टू मल्टीपल एंड एप्लीकेशंस विद स्ट्रिक्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी और गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये इसको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। अब FY 22-23 में इन्होंने 273 कस्टमर सर्व किए और FY 24 के फर्स्ट 6 मंथ में 171 कस्टमर इनके थे। 97 इनके कर्मचारी इनके पेरोल पर काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी इनको जब जरूरत होती है तो ये रख लेते हैं। ये जो डेटा है एम्प्लॉइज का वो 31 दिसंबर 2023 का है। अब फ्रेंड्स फाइनेंशियल्स एनालिसिस कर लेते हैं। 31 मार्च 2021 को कंपनी के पास एसेट्स 32 करोड़ थे। बहुत छोटी कंपनी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 31 मार्च 2022 84 करोड़ 48 लाख 121 करोड़ के एसेट्स 31 मार्च 2023 को और 30 सितंबर 2023 को 6 महीने में 137 करोड़ रुपए। अभी देख लेते हैं कि यहाँ जो बढ़ोतरी हो रही है क्या वो लोन के आधार पर तो नहीं हो रही है, उससे पता चल जाएगा। प्रोबेबली वही है सिचुएशन। 89 करोड़ रेवेन्यू 2021 में 189 करोड़, सीधे 100 करोड़ यहां बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद 232 करोड़, जबरदस्त यहां पे रेवेन्यू में इजाफा है। 123 करोड़, इसको अगर आप डबल करें तो ये हो जाएगा 226। तो थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी यहां पे आई है जो अचानक से बढ़ा हुआ है। आईपीओ को पहले अचानक से कभी कभी आप देखते हैं कि कंपनियां तैयारी करती हैं और उसका प्रतिफल यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 करोड़ 82 लाख पैट है, 3 साल पहले 4 गुना बढ़ गया और उसके बाद डबल हो जाता है। और उसके बाद अभी है 22 करोड़। तो 22 करोड़ को अगर आप डबल करेंगे तो 44 करोड़ आएगा। नेटवर्थ 4 करोड़ का बढ़ता हुआ नेटवर्थ 85 करोड़ हो जाता है फ्रेंड्स। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए, कंपनी के पास 44 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है और 11 करोड़ का लोन है, जो कि आप देखिए एक बार बढ़ा लेकिन उसके बाद कंपनी ने इसको घटा दिया है। तो फाइनेंशियल्स में मुझे यहाँ पर रेवेन्यू में दमदार यहाँ पे बढ़ोतरी नजर आई और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी जबरदस्त बढ़ोतरी नजर आई। यहाँ पर ये दोनों ही चीजें एकदम अच्छे पोजीशन पे कंपनी ने ला करके रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स इस प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ पर डिटेल कुछ जानकारी प्राप्त करिए। 27 फरवरी को ये आईपीओ खुलेगा, 27 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 को ये बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए है। 162 रुपए से 171 रुपए का यहाँ पर आपको ये प्राइस बैंड पे उपलब्ध होगा। 87 शेयरों का एक लॉट होगा। टोटल इशू साइज है 335 करोड़ 32 लाख और टोटल इशू साइज में से सभी 100% यहां पर फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। बीएसई और एनएसई पर यह स्टॉक लिस्ट होगा। अब यहां पे देखिए क्यूआईबी कैटेगरी के निवेशकों को 50% शेयर मिलेंगे 235 करोड़ रुपए में से। रिटेल निवेशकों को 35% और एनआईआई कैटेगरी में 15% शेयर्स रिजर्व्स हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट 1 मार्च को फाइनल किया जाएगा और रिफंड होगा 4 मार्च को। अगर मिल जाता है आपको आईपीओ तो 4 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग होगी 5 मार्च को। अब आइए देख लेते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए 87 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 14,877 रुपए और रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 1131 शेयर के लिए 1,93,401 रुपए। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट 1218 शेयरों के लिए 2,08,278। एसएचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट 5,829 शेयरों के लिए 9,96,759 और बीएचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए 5,916 शेयर आपको मिलेंगे। 10,11,636 रुपए लगाने होंगे आपको कुछ परफॉर्मेंस मैं दिखाता हूं आरओई देख के कि आपको जबरदस्त यहां पे अच्छा लगेगा। आरओई 90%, आरओसीई 56%, डेट इक्विटी रेशियो केवल 0.28% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर का 61%। महंगा है, महंगा तो रहेगा। इतना बढ़िया यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल रहा है तो महंगा तो होगा ही प्राइस टू बुक वैल्यू पे। अब कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है? कंपनी करेगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी का नाम है प्लैटिनम स्टेबलाइजर्स इजिप्ट। इजिप्ट में इनके प्लांट है, उसमें सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो कंपनी वहां पे करने वाली है स्यूज इजिप्ट में। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स सेटिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पालघर महाराष्ट्र में। 2 प्लांट में ये पैसा लगेगा और उसके बाद है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब एवरेज ईपीएस की बात करें, एवरेज ईपीएस लास्ट 3 साल का 6.39 है। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 75%। पैट मार्जिन देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। 2020-21 5.39%, 21-22 में 9.43, 22-23 में 16%
और 23-24 के H1 में 18%। मुझे लगता है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है, पैट मार्जिन बहुत अच्छा है यहाँ पे। प्राइस टू बुक 8, NAV 21। ये प्री आईपीओ की बात मैं कर। पोस्ट आईपीओ की बात करें 2.81, NAV 60। पीई की बात करिए तो वो होगी 20.55। ये FY24 को एनुअलाइज करके निकाला गया है। जीएमपी की बात करें 26 फरवरी को 171 के हाई प्राइस बैंड पे 100 रुपए का जीएमपी मिल रहा है और 271 रुपए पर यह लिस्ट होने की संभावना इस पर व्यक्त की जा रही है, यानी 58% के आसपास का यहाँ पे जीएमपी आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको इस कंपनी के पूरे के बिजनेस मॉडल को बताया और बिजनेस मॉडल में मैं इस कंपनी को कंजम्पशन के फील्ड में रखना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल के अंतर्गत मैं इसे कंजम्पशन के फील्ड में रखना चाहूंगा। हाउस होल्ड हो या फिर किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट आजकल चला रही है, नल से जल योजना हो, सब जगह आपको पीवीसी पाइप्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो वहां देखने को मिलेंगे। तो कंजम्पशन के बाजार में इसको आप रखिए और इस फील्ड में पीवीसी लगना ही लगना होता है और जहां पर कि पीवीसी लगेगा वहां इनके केमिकल लगेंगे ही लगेंगे। कुल मिलाकर के ये जो सेक्टर है वहां पर रिप्लेसमेंट डिमांड भी रहेगी, मतलब नई चीजें भी जाएंगी और पुराना जो आपका कोई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, चाहे घर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वहां भी जब जरूरत होती है तो उसे बदला जाता है, तो वहां भी केमिकल लगाए ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के रिप्लेसमेंट, ओल्ड दोनों ही यहां पर और नया दोनों में ही ये सेक्टर जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हुआ है। तो मुझे लगता है, ये ध्यान दीजिएगा कि मुझे लगता है, हो सकता है कि आपको न लगे, मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा करने में लॉन्ग टर्म में भी सफल रहेगी। जहां तक बात लिस्टिंग की है तो लिस्टिंग गेन में जीएमपी ट्रेंड पॉजिटिव है और उस आधार पे हमें यहां पे लिस्टिंग गेन होने की प्रबल संभावना है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा महंगा रहेगा क्योंकि देखिए ग्रोथ स्टॉक है, तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है, तो महंगी ही मिलेगी, उसे इग्नोर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने यहाँ पे लिस्टिंग और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने के ऊपर यहाँ पे जोर दिया है। ये विचार मेरे अपने हैं। कोई भी एक्शन आप लीजिएगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही समझिएगा और इसे किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन ना समझें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कम से कम करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।